अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद सुहेल अशरफ और आज का मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एक रिसर्च आर्टिकल जिसका टाइटल है रैपिड इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन विद कैंडिडा ओरिस एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियल पैथोजेंस नियर क्लोनाइज्ड पेशेंट। ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 6 दिसंबर 2023 में और ये क्लिनिकल इन्फेक्टियस डिजीज जर्नल में पब्लिश किया गया था और इसकी मेन ऑथर सारा ई सैमसन थी। सबसे पहले आ जाती है इस रिसर्च आर्टिकल की समरी यानी कि इसका एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें बताया गया कि कैंडिडा ओरिस एक ऐसी फंगस है जो कि मेडिसिन से नहीं मरती। ये फंगस बहुत जल्दी हॉस्पिटल में फैलती है, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहां बीमार लोग एडमिट होते हैं। इस रिसर्च में देखा गया है कि ये फंगस और कुछ डेंजरस बैक्टीरिया कितनी जल्दी पेशेंट के कमरे के सामान को गंदा करते हैं यानी कि कंटेमिनेट करते हैं। रिसर्चर्स ने उन पेशेंट से सैंपल लिए जिनकी बॉडी में ये फंगस था और उनके रूम के आसपास के सामान से भी सैंपल लिए। क्लीनिंग से पहले 32% सामान पर या उनके 32% इन्वायरमेंट पर रूम के फंगस था और क्लीनिंग के सिर्फ 4 घंटे बाद भी 20% दोबारा कंटेमिनेशन हो गया था। जितने ज़्यादा बॉडी के पार्ट्स पर फंगस होती थी उतनी ज़्यादा कंटेमिनेशन का रिस्क ज़्यादा होता था। हैंड यानी कि हाथ और नाक वो बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ फंगस सबसे ज़्यादा होती थी। ये फंगस अक्सर और भी डेंजरस बैक्टीरियल के साथ होती है, मतलब कि पेशेंट के बॉडी और रूम में दोनों मिलकर जम्स फैलाते हैं। इन सब फाइंडिंग से ये साबित हुआ कि हमें बेहतर क्लीनिंग और नए एंटीसेप्टिक्स और इन्फेक्शन कंट्रोल के तरीके चाहिए हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी इसका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कैंडिडा ओरिस एक नई और बहुत ही खतरनाक फंगस है जो पहली बार 2009 में सामने आई थी। यह फंगस सबसे ज़्यादा उन हॉस्पिटल में फैलती है जहां पेशेंट ऑलरेडी किसी बीमारी में एडमिट होते हैं। सीडीसी ने, जो कि अमेरिका की हेल्थ एजेंसी है, उसने इस फंगस को एक इमरजेंसी लेवल का हेल्थ केयर थ्रेड कहा है। ये फंगस इंसान की स्किन पर चिपक जाती है और आसपास के रूम के सामान पर भी फैल जाती है। इस फंगस को नॉर्मल डिसइंफेक्टर से साफ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी पेशेंट के पास ये फंगस हो तो उसका पूरा रूम भी कंटेमिनेट हो जाता है। और इस फंगस के साथ अक्सर और भी डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं जैसे मिथियोनिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोओरस और वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस इंटेरोकोकस। ये फंगस उन हॉस्पिटल में ज़्यादा फैलती है जहां वेंटिलेटर्स फैसिलिटीज़ या नर्सिंग होम्स होते हैं। हॉस्पिटल में क्लीनिंग करने के बावजूद कैंडिडा ओरिस सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही जो है वापस आ जाती है। ये फंगस को रोकने के लिए जो क्लीनिंग की जाती है वो सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन होती है। हाथ और नाक ये दोनों जगह सबसे ज़्यादा फंगस फैलती है। अगर पेशेंट के बॉडी के ज़्यादा पार्ट्स इन्फेक्टेड हों तो रूम का सामान भी उतना ही ज़्यादा गंदा होता है या उतना ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। इस रिसर्च का मेन मकसद ये देखना है कि क्लीनिंग के बाद फंगस कितनी देर में वापस फैलती है और इस बात की भी ज़रूरत है कि हम नए डिसइंफेक्शन या क्लीनिंग चीज़ें एक्सप्लोर करें, जैसे कि लंबे वक्त तक काम करने वाले डिसइंफेक्टेंट्स या ऐसे सरफेस जहां जम्स चिपक ही ना सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं इस रिसर्च के रिसर्च एम्स यानी कि इस आर्टिकल्स के क्या रिसर्च एम्स थे। सबसे पहले देखना था कि कैंडिडा ओरिस क्लीनिंग के बाद कितनी जल्दी रूम के सामान पर वापस आ जाता है। दूसरा, बॉडी के कौन से पार्ट सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं ये समझना था। तीसरा एम था रूम के सामान जैसे बेड रेल्स, बटन्स, कॉल बटन पर फंगस कब और कितनी देर में वापस आता है। चौथा, अगर किसी पेशेंट की बॉडी के ज़्यादा पार्ट्स पर फंगस हो तो क्या सामान भी उसी हिसाब से कंटेमिनेट होता है। पांचवा एम था कि देखना कि क्या ये फंगस और बैक्टीरिया के साथ मिलकर फैलता है। और फिर कंपेयर करना था नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल में कंटेमिनेशन में क्या फ़र्क होता है। आखिरी एम था नए तरीके ढूंढना, जैसे लॉन्ग लास्टिंग डिसइंफेक्टेंट या एंटीमाइक्रोबियल सरफेस जो जर्म्स को दूर रखें। नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल। इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुए थे। फ्लोग्ड स्वैब यूज़ किया गया था जिनकी मदद से पेशेंट की बॉडी से सैंपल लिए गए। इन सैंपल्स को अमाइस ट्रांसपोर्ट मीडियम में डाला गया
जिससे जम जिंदा रहें जब तक लैब में पहुंचे, ठीक है। उसके बाद हाई टच सरफेस को क्लीन करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड वाइप यूज किया गया। ये EPA अप्रूव्ड वाइप हैं जो फंगस को मारते हैं। रूम के सामान से सैंपल लेने के लिए स्पॉन्जी स्टिक्स यूज हुई। फंगस को ग्रो करने के लिए लैब में क्रोम एगर कैंडिडा प्लेट्स यूज की गई। बैक्टीरिया जैसे MRSA एंड VRE, मिथियोनिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोऑरस और वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस इंटेरोकोकस को डिटेक्ट करने के लिए सिलेक्टिवली एगर प्लेट्स यूज किए गए। सैंपल्स को ग्रो करने के लिए इंक्यूबेटर्स का यूज हुआ जिनका टेम्परेचर 37 और 40 डिग्री तक रखा गया। और माइक्रोबियल ग्रोथ को कंफर्म करने के लिए थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ और सबोर्ड डल्सिटोल ब्रोथ यूज हुए। नेक्स्ट आ जाते हैं जिसके मेथड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं जी मेथड्स, यानी कि इस रिसर्च में स्टडी कैसे की गई, कौन से मेथड्स यूज़ किए गए। ये रिसर्च जून 2021 से अप्रैल 2022 तक चली, ठीक है। इसमें 6 स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज़ और एक एक्यूट केयर हॉस्पिटल शामिल था, कैलिफोर्निया और शिकागो का। जो पेशेंट ऑलरेडी कैंडिडा ऑरिस के कैरियर थे उन्हीं से सैंपल लिया गया। रूम के सामान से सैंपल क्लीनिंग के रूम से जब सैंपल कलेक्ट किया गया तो उसके 4, 8 और 12 घंटे बाद लिए गए डिफरेंट सैंपल लिए गए। एनालिसिस के लिए GEE मॉडल यूज हुआ, मतलब एक स्पेशल फॉर्मूला जो कंटामिनेशन का रिस्क कैलकुलेट करता है। बॉडी सैंपलिंग में 5 जगहों से सैंपल लिया गया, जैसे नाक, बाजू के नीचे और थाई के अंदर वाली जगह और हाथ और पेरिएनल स्किन। स्वैब से 5x5 सेंटीमीटर एरिया से सैंपल लिए गए और अमाइज मीडियम में प्रिजर्व किए गए। इन सैंपल को लैब में कल्चर किया गया फंगस और बैक्टीरिया जैसे के मल्टी रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इसका ये टाइम पीरियड के डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे जो है वो दोबारा से सैंपल कलेक्ट किए गए थे। आगे आ जाता है जी इन्वायरमेंटल सैंपलिंग। इन्वायरमेंटल सैंपलिंग में रूम के वो सामान जो लोग बार बार छूते हैं यानी कि उनको टच करते हैं, जैसे बेड रेल्स और कॉल बटन, उनसे सैंपल लिए गए। क्लीनिंग से पहले और क्लीनिंग के 4, 8 और 12 घंटे बाद सैंपल कलेक्ट किए गए। इसके लिए स्पॉन्जी स्टिक्स यूज हुई जो जर्म्स को अब्जॉर्व करते हैं। फिर सैंपल को लैब में कल्चर किया गया ताकि कैंडिडा ऑरिस और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है जी सैंपल कलेक्शन, कल्चरिंग एंड ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन। इस स्लाइड में जो है बताया गया है कि ये सैंपल को कैसे प्रोसेस किया गया है। बॉडी और सरफेस के सैंपल स्टीलाइट स्वैब और स्पॉन्जिड स्टिक्स से लिए गए। इन सैंपल्स को अमाइज ट्रांसपोर्ट मीडियम में डाला गया ताकि जर्म्स जिंदा रहें। जो स्पॉन्जी स्टिक्स थे उनसे जर्म्स निकालने के लिए एक टेक्निक यूज की गई जिनका नाम है स्टोमेचर मेथड। कैंडिडा ऑरियस को ग्रो करने के लिए सैंपल को क्रोम एगर प्लेट पर लगाया गया और 37 डिग्री पे 7 दिन तक इंक्यूबेट किया गया। बैक्टीरियल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म जैसे मिथियोनिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोऑरस और इंटेरोकोकस को स्पेशल कलर प्लेट पे ग्रो किया गया। क्लूनीज का कलर शेप और ग्रोथ देकर आइडेंटिफाई किया गया कि वो कौन से जर्म्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इसके डेटा एनालिसिस में। तो इसमें एक स्टैटिकल मेथड यूज हुआ जिसका नाम है मल्टी लेवल GE मॉडल। एनालिसिस ऑन सरफेस पर किया गया जो क्लीनिंग के बाद इनिशियली क्लीन हो गई थी। देखा गया कि कितने बॉडी पार्ट्स इन्फेक्टेड हैं और उनका क्या असर है रूम के कंटेमिनेशन पर। कंपैरिजन किया गया नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल के बीच में कि कैंडिडा ऑरिस और बैक्टीरिया दोनों मिलकर कितनी कंटेमिनेशन करते हैं, ये भी देखा गया। रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर किसी पेशेंट के ज़्यादा बॉडी पार्ट्स पे इन्फेक्शन हो तो कंटेमिनेशन भी ज़्यादा होती। एक रिजल्ट था जिसपे P वैल्यू 0.03 था। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट बिना चांस के लॉजिकली करेक्ट था। डेटा एनालिसिस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो रिजल्ट। 45 में से 45 पेशेंट में से 41 लोगों के बॉडी पार्ट्स पर कैंडिडा ऑरिस मौजूद था, यानी वो लोग इन्फेक्टेड थे। सबसे ज़्यादा फंगस मिला हाथ पर 76% और नाक 71% पर। रूम के सामान में से 32% सामान ऑलरेडी गंदा था,
क्लीनिंग से पहले, यानी कि 32% जो है वो कंटेमिनेट पहले ही था इन्वायरमेंट रूम का। और क्लीनिंग के 4 घंटे के बाद के अंदर ही 20.5% सामान दोबारा से जो है वो कंटेमिनेट हो गया, यानी कि जैसे ही डिसइंफेक्टेंट लगाया गया या डिसइंफेक्ट किया गया पूरे रूम के इन्वायरमेंट को, तो 4 घंटे के बाद वापस से 25% जो है वो सामान दोबारा से कंटेमिनेट हो गया, फंगस वापस आ गया। जितने ज़्यादा बॉडी के पार्ट्स इन्फेक्टेड थे उतनी ज़्यादा कंटेमिनेशन सामान पर हुई। 93 लोगों के बॉडी में कैंडिडा और इसके साथ डेंजरस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी थे, जैसे कि स्टेफाइलोओरस और इंटेरोकोकस। हॉस्पिटल में कंटेमिनेशन नर्सिंग होम से ज़्यादा थी और क्लीनिंग के 4 से लेकर 12 घंटे के दरमियान सरफेस कंटेमिनेशन बराबर रहती थी, यानी वो गंदा ही रहता था। हाथ और नाक से फंगस सबसे ज़्यादा फैलती है। नेक्स्ट आ जाता है जी कि ये ग्राफ कि ये टेबल आ जाता है कि जिसमें बताया गया है कि जो है वो नेयर्स में 71% स्टेफाइलोओरस था और 12% जो है वो 29% जो है वो स्टेफाइलोओरस था। और इस तरह ही बाकी जो है बॉडी साइट्स को बताया गया इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं जी डिस्कशन। डिस्कशन में बताया गया है कि कैंडिडा और इस रूम के सामान को बहुत तेजी से दोबारा कंटेमिनेट कर देती है क्लीनिंग के बाद भी। हॉस्पिटल में जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है वो काफ़ी नहीं है। हाथ और नाक से जर्म सबसे ज़्यादा फैलते हैं, इसलिए इनको क्लीन रखना ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट की बॉडी के ज़्यादा पार्ट्स इन्फेक्टेड हों तो उसके रूम के सामान भी ज़्यादा कंटेमिनेट होगा। कैंडिडा और इसके साथ दूसरे बैक्टीरिया भी मिले होते हैं। इसका मतलब ये और भी डेंजरस हो जाता है क्योंकि इसके साथ बाकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है ऐसे डिसइंफेक्टेंट की जो लंबी देर तक काम करें और ऐसे सरफेस की जो जर्म्स को चिपकने ना दें, यानी कि एंटीमाइक्रोबियल सरफेस यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है इसकी कंक्लूजन पे। तो इसकी कंक्लूजन ये निकलती है कि जो कैंडिडा ऑरियस है वो हॉस्पिटल के सामान को क्लीनिंग के बाद भी जल्दी जो है वो बहुत जल्दी कंटेमिनेट कर देती है। रूम की कंटेमिनेशन का लिंक पेशेंट की बॉडी पार्ट से है। अगर बॉडी में फंगस है तो सामान पे भी होगा और बॉडी पर जितना ज़्यादा फंगस प्रेजेंट है उतना ही ज़्यादा फिर वो रूम पर, बेड रेल पर, सामान पर, कॉल बटन पर, बेडशीट पर, इन सब जगहों पर भी उतना ही ज़्यादा प्रेजेंट होगा। अब हाथ और नाक सबसे ज़्यादा डेंजरस जगह है, यहाँ से फंगस सबसे ज़्यादा फैलता है। हॉस्पिटल की नॉर्मल क्लीनिंग मेथड इस फंगस को रोक नहीं सकती, यानी कि हम नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट फंगस इसको रोक नहीं सकते। फंगस के साथ डेंजरस बैक्टीरिया भी होते हैं जो इन्फेक्शन का रिस्क और मज़ीद ज़्यादा कर देते हैं। हॉस्पिटल में कंटेमिनेशन ज़्यादा होती है कंपेयर टू नर्सिंग होम, इसलिए हमें ज़रूरत है बेहतर क्लीनिंग स्टेजेस की, पावरफुल डिसइंफेक्टेंट की और हैंड हाइजीन की और पेशेंट के बॉडी से जर्म्स दूर करने की। थैंक यू।